प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है अशोक के अभिलेख। आप देखते हैं कि जब इतिहास के स्रोतों की बात करते हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में हमें जो प्राप्त होते हैं वह है पुरातात्विक सामग्री। और पुरातात्विक सामग्री में जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वह है अभिलेख। और अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को, अपनी जनता को संबोधित करने का, संदेश देने का, अपनी बात पहुंचाने का जो सबसे सर्वप्रथम प्रयास किया था, जो उदाहरण हमें प्राप्त होता है इतिहास में, वो है दारा प्रथम, ईरानी शासक दारा प्रथम ने, जिसने अभिलेखों के माध्यम से सर्वप्रथम अपनी प्रजा को, जनता को संबोधित किया, अपनी बात वहाँ पहुँचाई, रखी। इसी तरह भारत में सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने इस विचार पद्धति को अपनाया, सोच को अपनाया कि जब उस जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे, संपर्क के साधन बहुत सीमित थे, उस जमाने में विज्ञान का बहुत नाम मात्र का हस्तक्षेप था, विकास था, तो उस जमाने में अपनी प्रजा के पास अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी शिक्षाएं, अपने आदेश, निर्देश, भावनाएं, इच्छाएं, चाहत, जो वो चाहता है, जो निर्देश देता है, जिस धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, जिससे चाहता है कि जनता भी उससे प्रेरित हो, उसका अनुसरण करे, वो पहुंचाने का जो श्रेष्ठतम माध्यम अशोक को लगा वो था अभिलेख। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो भारतीय इतिहास के नहीं बल्कि पुरातात्विक साहित्य में, स्रोतों में एक महत्वपूर्ण उपादान हैं। आप ये मान के चलिए कि D.R. भंडारकर जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का जो श्लाघनीय है, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, सराहनीय है, उसको पूर्ण किया और अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा। अगर शायद ये अभिलेख नहीं होते तो जो साहित्य में, विशेषकर बौद्ध साहित्य में जो बातें हमें अशोक और अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म को लेकर मिलती हैं, शायद वो काल्पनिक प्रतीत होती। लेकिन अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के अभिलेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, वृत्त शिलालेख, छोटे लघु स्तंभ लेख आदि लेख उत्कीर्ण करवाए। लेकिन हमें इनकी सावधानी से विवेचना करने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास की सबसे जरूरी चीज, जो महत्वपूर्ण चीज है, वो है निष्पक्षता, तटस्थता। वो सबसे जरूरी है। जो आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्तिगत इतिहास लिखा जाए, लिखने वाला स्वयं हो, स्वयं की उपलब्धियां हों, तो उसमें पक्षपात की, संकीर्णता की, व्यक्ति के चरित्र को ही, जो मजबूत पक्ष है, सबल पक्ष को ही दिखाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो मैं दो चार बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सावधानी से पढ़ने की, समझने की, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। पहला, ये नितांत व्यक्तिगत है, इसमें अशोक के अलावा किसी अन्य राजा के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं है। ये राजकीय कृति हैं, अतः इसकी निष्पक्षता और वास्तविकता में हमेशा संदेह बना रहता है, रह सकता है। तीसरा, अभिलेखों की जो शब्दावली है वो अत्यंत दुर्बोध हो गई है, तो इनके जो शब्द हैं, कुछ शब्दों की व्याख्या को लेकर, उनके अर्थ को लेकर विद्वानों में बहुत गहरा मतभेद पैदा हो जाता है, जो उसके वास्तविक अर्थ को समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख है वो खोजने का जो प्रयास किया वो था जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को खोज निकाला। और कनिंघम महोदय ने उनको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया और सफलता मिली।
इस अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण करते हैं, उनका विभाजन करते हैं, तो वो मिलते हैं हमें लेख शिलाओं पर, स्तंभों पर, गुफाओं पर। तो इस आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो पहले प्रकार के जो अभिलेख हैं वो है 14 शिलालेख, चतुर्दश शिलालेख। ये सब मिलकर 14 शिलालेख हैं जो देश के विभिन्न भागों में हमें उत्कीर्ण मिलते हैं। पहला है शाहबाजगढ़ी, पेशावर प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान में है। दूसरा है मानसेरा, हजारा जिला। तीसरा कालपी, देहरादून जिला। चौथा गिरनार, काठियावाड़ गुजरात में। पांचवा सोपारा, थाना जिला, महाराष्ट्र में। छठा एरगुडी, मद्रास, तमिलनाडु में। सातवां धौली, जोगढ़, उड़ीसा में। इसके अलावा जो इनके पृथक शिलालेख किए गए हैं तो इनकी कुल संख्या है 14 और 12वें और 13वें शिलालेख 2 स्थानों पर मिलते हैं। दूसरा है लघु शिलालेख। दूसरे प्रकार के जो हमें अभिलेख मिलते हैं अशोक के 14 शिलालेखों के अलावा वह है दूसरे हैं लघु शिलालेख। लघु शिलालेख 2 ही हैं और इनको भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी प्रतियां, दक्षिण प्रतियां और मास की प्रति। उत्तरी प्रतियों में केवल प्रथम लघु शिलालेख ही मिलता है। यह निम्न स्थानों से प्राप्त होता है: गोवीमठ, पालकीगुंडू, बैराट जो राजस्थान जयपुर में है, सहसाराम बिहार में, रूपनाथ मध्य प्रदेश में और राजस्थान। दक्षिण प्रांत जो प्रतियां हैं में 2 लघु शिलालेख पाए जाते हैं। ये मैसूर जिले में एक दूसरे के स्थान पर समीप आपस में ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में हमें प्राप्त होते हैं। परंतु इसकी एक विशेषता है कि इसमें अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। इसी के आधार पर प्रियदर्शी का जो संबंध है अशोक के साथ स्थापित करने में सफलता मिली है। तीसरे प्रकार के जो अभिलेख हैं वो है स्तंभ लेख। ये संख्या में 7 हैं और ये जो स्थानों पर मिलते हैं हम उनकी बात करते हैं। दिल्ली, टोपरा, फिरोज तुगलक द्वारा स्तंभ को अंबाला हरियाणा से लाकर यहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। दूसरा दिल्ली मेरठ है, इसे भी फिरोज तुगलक ही यहाँ लाया था और यहाँ स्थापित किया था। तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है लोरिया अरराज, चंपारण जिला बिहार में। पांचवा लोरिया चंदन, ये चंपारण जिला बिहार में स्थित हमें प्राप्त होता है। छठा जो स्तंभ लेख है वह है रामपुरवा, यह भी चंपारण जिला बिहार से प्राप्त होता है। इसके अलावा चौथे प्रकार के जो अभिलेख हैं वो है लघु स्तंभ लेख। ये लेख सारनाथ, सांची, इलाहाबाद आदि स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं बौद्ध प्रतिमाओं पर, बौद्ध धर्म के संदर्भ में। पांचवें प्रकार के जो अभिलेख हैं वह है स्मारक अभिलेख। पहला स्मारक अभिलेख जो मिलता है वो रूमेनदेही स्तंभ लेख है जो बुद्ध के जन्म स्थान की याद दिलाता है। दूसरा निगाली सागर स्तंभ लेख है जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में निगलीवा नामक गांव के समीप स्थित है। इस स्तंभ लेख में मुनि बुद्ध का उल्लेख मिलता है। छठा उपर्युक्त अभिलेखों के अलावा कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें 2 मुख्य हैं। पहला कलकत्ता बैराट लेख है जो इस समय कलकत्ता संग्रहालय में है। दूसरा रानी का लेख मिलता है जो इलाहाबाद कोषालय में स्थित है। इसके अलावा 7वें प्रकार के जो अभिलेख हमें जो प्राप्त होते हैं वो हैं शिलालेख, गुफा लेख। गुफा से आप समझते ही हैं कि जो गुफाएं जो पहाड़ों में, कंदराओं में जो हमें गुफाएं प्राप्त होती हैं और उनकी दीवारों पर जो लेख उत्कीर्ण करके लिखे गए हैं वो गुफा लेख कहलाते हैं। अशोक एक धर्म सहिष्णु सम्राट था। उसने सभी संप्रदायों को अपना आश्रय प्रदान किया था। आजीविक संप्रदायों को भी उसने
आश्रय दिया और उनके लिए अनेक गुफाएं दान में दी, जो उनके अनुयायियों को रहने के लिए बनवाई थी अशोक ने। इन 3 गुफाओं पर अशोक के लेख मिलते हैं, जिनमें अशोक के दान अथवा भेंट का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये जो हम बात करते हैं अभिलेखों की, अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक ने जो अपने विभिन्न साम्राज्य के विभिन्न भागों में जो अभिलेख स्थापित किए, खुदवाए, उत्कीर्ण करवाए, उन अभिलेखों के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उसके साम्राज्य विस्तार, उसकी सोच, उसका धार्मिक दृष्टिकोण, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व जो उसने निर्धारित किया था, उसके प्रति उसकी इच्छा, उसके जज्बात, उसकी दृढ़ सोच, उसका साम्राज्य विस्तार, उसका भौगोलिक साम्राज्य विस्तार, ये सारी चीज़ें, उसका दान पुण्य, सारी चीज़ें हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेख अगर नहीं होते तो हमें जो इतिहास में अशोक के बारे में इतनी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध, ख्यात, विश्व प्रसिद्ध शासक के बारे में हमारी जानकारी शायद इतनी पूर्ण नहीं हो पाती अगर अशोक के अभिलेख नहीं मिलते। हम ये जरूर कह सकते हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं, उनकी जो लिपि है, वो प्रमुखतः उनकी लिपि है ब्राह्मी। जो प्रमुख लिपि है ब्राह्मी है, और जो इसके कुछ अभिलेख हैं खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं, और इसके अलावा जो पश्चिमोत्तर भाग में जो इसके कुछ अभिलेख मिलते हैं अशोक के, वो अरेमाइक लिपि में भी प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।